अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ पाकिस्तान के वजूद से करेंगे। पाकिस्तान का वजूद एक ऐसी रियासत का नाम है जो दो कौमी नज़रिया पर मुनहसिर है। वो दो कौमी नज़रिया जिसको हम अपनी किताबों में टू नेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की बुनियादों में टू नेशन थ्योरी का होना, दो कौमी नज़रिया का होना, इस बात का वाज़ी और बैयन सबूत है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का जो वजूद है, ये इसका जो क़याम है, ये खिलाफत आला मिनहाज नबुव्वा के लिए संग मील की हैसियत रखता है। अगर इस दो कौमी नज़रिए को फरामोश कर दिया जाए तो पाकिस्तान का वजूद जो है वो इस जोग्राफिया के अंदर लायानी होकर रह जाता है। मुसलमानों का इस मुमलिकत को वोट देना, मुसलमानों का इस मुमलिकत का के क़याम के लिए कुर्बानियाँ देना, ये एक उस तसव्वुर की एक तसलसल है कि जिसमें हज़रत मुजद्दद आलिफ सानी और कभी हम शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर हम औलिया किराम को देखते हैं कि वो पाकिस्तान के वजूद की डिमांड करते हैं, या पाकिस्तान के वजूद की नहीं तो एक ऐसी रियासत के वजूद की वो डिमांड करते हुए हमें नज़र आते हैं जिसमें मुसलमान जो है वो अपने जो है वो इस्लाम के बताए हुए सुनहरी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी जीने का अज़म रखते हों, और वहाँ मुसलमान आज़ादाना तौर पर इस्लाम का मुआशी निज़ाम, इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम, इस्लाम का अदालती निज़ाम, इस्लाम का की जो खारजा पॉलिसी है, या इस्लाम का जो एक एकेडमिक जो सलूशन है, वो प्रैक्टिकल जो है वो ग्राउंड्स पर लेकर आए। तो मेरे डियर व्यूअर्स, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इसी से करेंगे। तो रियासत पाकिस्तान की बुनियादों में दो कौमी नज़रिया इस बात का एक बैयन सबूत है कि इस मुमलकत खुदादाद का वजूद महज एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो हासिल करना नहीं था, बल्कि दर हकीकत में एक इस्लाम का किला हासिल करना था। अब जब हम पाकिस्तान में खिलाफत आला मिनहाज नबुव्वा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये बात नागवार महसूस होती है। बाज़ औक़ात तो कुछ कलमा वो लोग जो हैं वो इसको दकियानूसी बात कह के इसको मुस्तरद कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा नहीं होता है और पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल भी नहीं है कि पाकिस्तान अपने जो है वो कदमों पे खड़ा हो सके, और पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होकर ना सिर्फ कि वो IMF के जितने भी कर्जे हैं वो उनको जो है वो अदा कर सके, बल्कि ये है कि उनके लिए उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कभी मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकता है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकता है, और जो कर्जों का तसलसल अब पाकिस्तान के कंधों पर डाला जा चुका है वो उसे कभी रुस्तगारी हासिल नहीं कर सकता है। आज हम अपनी इस वीडियो में ये बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए हैं, अल्लाह पाक ने इसके जोग्राफिया को इस तरह अल्लाह पाक ने इस मुमलकत खुदादाद को अता किया है कि हम देखते हैं कि ये एक मजबूत मुआशी और इकनॉमिक जो एक रूट है अल्लाह पाक ने इसको वो अता किया है। और जब हम इसके वसाइल की तरफ जाते हैं, यानी बात यह है कि अगर पाकिस्तान चाहे कि वो खुद मुख्तार होना चाहे तो ये सिर्फ चंद अशरों की बात जो है, या कह लें कि चंद जो है एक मखसूस अरसे की बात है, और पाकिस्तान के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि पाकिस्तान अपनी सिर्फ अंदरूनी जो वसाइल हैं वो उन पर इन्हिसार कर कर एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत जो है वो कायम करके ना सिर्फ बैरूनी कर्जों से निजात हासिल कर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया में एक मजबूत मईशत के तौर पर वो जो है वो मुआशी ताकत के तौर पर वो उभर सकता है। अगर हम पाकिस्तान की अदाद शुमार की बात करें, हम पाकिस्तान की उन वसाइल की बात करें जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक ताकत बन सकता है, तो अगर हम उनका हिसाब लगाना चाहें तो पाकिस्तान के वसाइल पर अगर हम तायनाना नज़र डालें तो पाकिस्तान में 21 करोड़ आबादी है, और ये पाकिस्तान की जो 21 करोड़ आबादी है जो जर्मनी और फ्रांस की मुश्तरका आबादी से कहीं ज़्यादा है। और फिर अगर हम पाकिस्तान की इस 21 करोड़ आबादी पर हम अगर नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ आज से 10 साल पहले तक पाकिस्तान जो है वो उसकी 65% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान की 65% जो आबादी है इसका नौजवानों पर
जो है वो मुश्तमिल होना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक बहुत बड़ा जो है ये पाकिस्तान की मईशत को इसका फ़ायदा हो सकता है। आप पूरी दुनिया में आप देखें, आप स्वीडन में देख लें, आप फ्रांस में देख लें, डेनमार्क में देख लें, या आप जापान में देख लें, तो वहाँ पर जो नौजवानों की शरह है वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। उनका फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, और यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि अब रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल कर दी गई है, क्योंकि उनके पास बजट में इतना हिस्सा नहीं है कि वो इतने बूढ़े पाल सकें, और जो है वो इतने रिटायर्ड ऑफिसर को वो इतनी जो है वो इनकम उनको दे सकें। उसके बाद हम जाते हैं पाकिस्तान की जोग्राफिया की तरफ। तो पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर जो है वो साहिल है। फिर दुनिया की 8 लाख किलोमीटर जो है पाकिस्तान का रकबा है, और 1000 किलोमीटर का इसका, पाकिस्तान के पास 8 लाख किलोमीटर का रकबा जो है वो मौजूद है, 1000 किलोमीटर का साहिल है, और पाकिस्तान के पास दुनिया की 10वीं बड़ी लेबर फोर्स जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। फिर यहाँ का जो कोयला, पाकिस्तान के अंदर का जो कोयला है, इसकी कुल मालियत जो है वो सऊदी अरब और ईरान के तेल से ज़्यादा है, और ये सिर्फ वो कोयला जो सिर्फ अभी तरकोल में जो है वो दरियाफ्त हुआ है। ये वो जो अभी ऐसे रिजर्व्स जो अभी दरियाफ्त करना बाकी हैं, जो भी अनटच हैं, जिनको अभी या जिनका अभी सुराग लगाना बाकी है, ये उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ उसकी बात हो रही है जो हमारे पास सिर्फ तरकोल के अंदर मौजूद है। फिर 3 ट्रिलियन की जो गैस है वो सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान में एल्यूमिनियम के जो ज़खायर हैं उनकी मालियत वो 60 अरब रुपए है, या वो 70 है, 80 है, 400 है। इसकी मालियत जो है वो अभी मैंने यहाँ लिखी नहीं है। अगर कोई डिमांड करेगा तो मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी भी ज़खायर जो हैं वो कितने वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके बाद फिर फॉस्फेट है, जिप्सम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मार्बल है, फिर ऑर्नामेंट है, स्टोन है, गोल्ड है। ये इसके बड़े ज़खायर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सिर्फ जो रिकोदक है इसमें 2500 अरब डॉलर का जो सोना है सिर्फ इसके अंदर मौजूद है। और शायद आपको याद होगा कि 2011 के अंदर जो उस वक़्त का पीपल पार्टी का जो वज़ीर पेट्रोलियम था सैयद नवीद कमर, तो उसने ये बात बताया था कि पाकिस्तान के अंदर 1339.25 टन सोना है और 70 से ज़्यादा टन जो है वो चांदी है। आप तसव्वुर करें कि अगर ये ज़खायर अपने बरूए कार लाए जाएं तो पाकिस्तान के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि पाकिस्तान ना सिर्फ के IMF के जो इतने कर्जे हैं वो अदा करने की सलाहियत रखता है, बल्कि अपने कदमों पर आप खड़े होकर वो इतनी पैदावार में इजाफा कर सकता है कि दुनिया की एक बेहतरीन मईशत जो है वो बन सकता है। फिर अगर हम पाकिस्तान के नहरी निज़ाम की बात करें तो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का पहला बड़ा जो नहरी निज़ाम है वो पाकिस्तान अपने अंदर रखता है। और इसके मुकाबले में जो रूस है, देखिए उसकी आबादी कहाँ है, आप उसका रकबा देख लें, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में वो 30वें नंबर पर है। और पाकिस्तान के अंदर जो नहरी निज़ाम है ये रूस के मुकाबले में 3 गुना बड़ा नहरी निज़ाम है। फिर अगर हम यहाँ पर वीट प्रोडक्शन की बात करें, गंदम की पैदावार की बात करें, तो पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाले मुमालिक में 4थे नंबर पे है। यानी पाकिस्तान अभी अपनी जितनी पोटेंशियल है इसके अंदर गंदम पैदा करने की, ये अभी उसका आधा भी जो है वो पैदा नहीं कर रहा उतनी। यानी कि अब ये आधी गंदम भी जो पाकिस्तान में है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर ये प्रोड्यूस करे तो अब इस वक्त चूंकि वो इंडिया आगे है या यमन आगे है, तो पाकिस्तान जो है वो अगर पूरे वसाइल अपने जो है वो बुरुए कार लाए तो पाकिस्तान इतनी गंदम पैदा कर लेगा कि दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। और इसमें फिर एक ज़ाहिर सी बात है निज़ाम सरमायादारी की वही एक बहुत बड़ी कि ये किसी भी शख्स को जो है वो बड़ा नवाजता है, जो अमीर शख्स होता है। तो हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनको इतना नवाजा गया है या वो इतने नवाजे गए हैं कि उन्होंने ज़री ज़मीनों पर बड़ी बड़ी जो है वो हाउसिंग स्कीमें लेकर आए हैं, जिससे बहुत बड़ी जो ज़री ज़मीनें हैं वो अब दिन ब दिन वहाँ पर मकानात बनते चले जा रहे हैं, आबादी वहाँ शिफ्ट होती चली जा रही है, जिससे ज़री ज़मीन जो है वो पामाल होती चली जा रही है। और बहुत सारे ज़री जो वसाइल हैं वो दिन ब दिन अब जो है वो हमारे हाथों से चले जा रहे हैं। फिर अगर पाकिस्तान की आप फूड प्रोडक्शन की बात करें तो अगर आप FAO की जो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट है वहाँ पर जाएँ तो पाकिस्तान अपनी हर फूड प्रोडक्शन में
टॉप 10 के अंदर आपको मिलेगा। वो गोश्त हो, वो सब्जी हो, वो अजनास हो, वो फ्रूट हो या वो ड्राई फ्रूट हो, पाकिस्तान अपनी क्वालिटी के एतबार से, वो दूध हो, गोश्त हो, बटर हो, हर चीज़ में पाकिस्तान आपको टॉप 10 में नजर आएगा। सिर्फ कुछ ऐसी चंद चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान आपको जो है टॉप 13 में, 14, 15 में मिलेगा, लेकिन अक्सर चीज़ों में, ज़्यादातर चीज़ों में आपको पाकिस्तान टॉप 10 में मिलेगा। यानी ये चीज़ पाकिस्तान का मेयार है। आप देखें कि दुनिया के अंदर 200 से ज़ायद ममालिक मौजूद हैं और पाकिस्तान उन तमाम ममालिक में से अपनी क्वालिटी के एतबार से जो है वो टॉप 10 के अंदर मौजूद है। तो अब अगर सिर्फ आप फ्रांस को देखें तो उसकी सारी की सारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है, और आप डेनमार्क में करें तो वो सारी उसकी इकॉनमी जो है वो दूध पे बेस करती है। तो पाकिस्तान के पास देखिए अल्लाह पाक ने कितने, कि वो सिर्फ एक चीज़ पर मुनहसिर होकर दुनिया की बड़ी ताकतें बन गई हैं। हमारे पास तो अल्लाह पाक ने कई जो है वो इसको खजानों से नवाजा हुआ। अगर इसको बरूए कार लाया जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान कर्जों से खुलासी पा सकता है, बल्कि इतनी आला और मुस्तहकम मईशत बन सकता है कि दुनिया में इसकी मिसाल मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं कोई आपको जो है ना वो दिन के अंदर जो है वो जागती आंखों से ख्वाब दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो चीज़ें हैं जो आपको दर्सी कुतब के अंदर मिल जाएंगी, जो अगर आप मतालिया पाकिस्तान को जोग्राफिया पढ़ें तो आप वर्ता हैरत में गुम हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इतने मादनियात से नवाजा है। फिर अगर हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो फाइटर जेट्स पाकिस्तान तैयार करता है। आप दोसें जो है वो पाकिस्तान, सबमरीन जो है वो पाकिस्तान जो है वो बनाता है, अपनी बनाता है। फिर अल खालिद टैंक और इसके अलावा जो टैंक है वो पाकिस्तान खुद अपने बना रहा है। उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ हम नहीं जाते, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल कैसे हैं या बिलास्टिक मिसाइल किस आला टेक्नोलॉजी, इसकी तरफ नहीं जाते। पाकिस्तान का जो एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है वो दुनिया में तीसरा बड़ा जहाज बनाने का कारखाना है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीजें अगर जब हम देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कितना नवाजा है। फिर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं देखें यार हमारे पास वसाइल तो बड़े मौजूद हैं लेकिन हमारे पास टेक्निकली एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की तरफ जाएं तो हमारे पास 2 मिलियन साइंसदान और इंजीनियर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी ये कुल मुसलमान साइंसदानों की बात नहीं हो रही कि जो पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 2 मिलियन साइंसदान और इंजीनियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और 7,000 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो PhDs हैं। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करते हैं तो सिर्फ नासा में 15% इजिप्शियन मुसलमान हैं जो नासा के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप तसव्वुर करें अगर खिलाफत कायम हो जाए तो ये जितना भी मुसलमानों का टैलेंट है ये सिर्फ मुसलमानों के काम आएगा। और ये निज़ाम सरमायादारी के लिए, निज़ाम सरमायादारी ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा, ना ईसाई को छोड़ा, ना हिंदू को छोड़ा, ना सिख को छोड़ा। सबकी दौलतों को जो है, सबके वसाइल पर कब्जा किया है और चंद लोगों की हद तक उनको महदूद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान जो निज़ाम में खिलाफत है वो ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी देता है। यानी अगर कोई शख्स, उसकी ज़रूरत 10 रुपये है, मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, उनसे मैंने एक मतलब इस्लामी मईशत को आप किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो फरमाया करते थे कि तसव्वुर करें कि एक शख्स है, उसकी ज़रूरत 20 रुपये है और वो 10 रुपये कमा रहा है, और एक शख्स की जो ज़रूरत है वो जो है वो 10 रुपये है और वो 20 रुपये कमा रहा है। तो जो 20 रुपये कमा रहा है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना 10 रुपया उसको दे जिसको 10 रुपये की ज़रूरत है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है। अगर मेरे भाई के पास आज पैसा कम है तो मैं दूंगा, और कब को जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो मुझे देगा। तो गोया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को तश्कील करने में इस्लाम और खिलाफत एक मुआवन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने इतने वसाइल दिए हैं हमें, फिर हम दुनिया में क्यों पिस रहे हैं? तो इसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो निज़ाम सरमायादारी है। आप मुसलमानों को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। मुसलमानों का इतना कसूर ये है कि इन्होंने अपने दीन को मजहब बना दिया। यानी क्या है कि मुसलमान अब ये समझता है कि बाजार के मामूलात और मस्जिद के मामूलात दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इस्लाम जो है वो सिर्फ मस्जिद तक है, आपने नमाज पढ़नी है, आपने ज़ुकात देनी है, आपने हज करना है, आपने एक मखसूस लिबास पहनना है, और इसके अलावा इस्लाम कुछ भी नहीं है। अगर आप कारोबार की बात करते हैं तो ये दुनियावी बातें हैं और ये फजूल बातें हैं, और अगर आप सियासत की बात करते हैं, आप मईशत की बात करते हैं, आप कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, तो ये सारी बातें फजूल है। आज के मुसलमान के जहन में ये डाल दिया गया है।
जबकि मुसलमानों के पास बजाते खुद अपना एक मुआशी निज़ाम है और उस मुआशी निज़ाम ही दुनिया की रुस्तगारी है। तो मुसलमान सिर्फ इतने कसूर हैं कि वो अपने निज़ाम को ना तो समझते हैं और ना ही वो अपने निज़ाम के लिए उठना चाहते हैं। जिस दिन मुसलमान अपने निज़ाम के लिए उठ गया तो ये ना सिर्फ मुसलमानों की निजात होगी बल्कि पूरी दुनिया की निजात होगी, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए ये निज़ाम है। तो आज की हम गुफ्तगू अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जितने वसाइल दिए हैं, अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह पाक, अगर पहले तो बात यह कि हम आला क़यादत ढूंढे, अल्लाह पाक हमें आला क़यादत दे, तो फिर वो क़यादत जो सही मानों में पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा का नमूना बनाए और फिर उसकी क़यादत में हम अपनी निजात का सफ़र जो है वो तय कर सकते हैं और हम पाकिस्तान को ना सिर्फ के कर्ज़ों से निजात दिलवा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को दुनिया की मजबूत मईशत बना सकते हैं और इसी में पाकिस्तान और पूरी आलम इस्लाम का जो मुस्तकबिल है वो मुस्पर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।